नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। E20 पर सरकार के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। तो क्या अब हम माने कि पेट्रोल की नीति बदलेगी? इसी महत्वपूर्ण विषय पर है आज का बस सच। जरा सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन अब आपके सामने यह चुनने का विकल्प नहीं है कि E10 ले या E20। ये E10 और E20 पेट्रोल के दो प्रकार की संभावना हो सकती है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी बहस। क्या भारत की पेट्रोल नीति में बदलाव की जरूरत पड़ गई है? क्योंकि जिस E20 को भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था, उसी E20 को लेकर अब सरकार के भीतर से ही कुछ अहम आवाज उठने लगी है। और ये आवाज कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि पुराने वाहनों के लिए E10 जैसे कम इथेनॉल वाले पेट्रोल को फिर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी सवाल अब सिर्फ जनता नहीं पूछ रही है, सरकार के शीर्ष आर्थिक सलाहकार भी ये सवाल पूछने लगे हैं। और वो उनकी जो बात है वो बिल्कुल साफ है। वो फ्यूल चॉइस की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले समझिए कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ाया और 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। 1 अप्रैल 1926 को, यानी इसी साल, देश भर में पेट्रोल को E20 मानक के अनुरूप किया गया। सरकार ने दलील दी कि कम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, कम फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, किसानों के लिए इथेनॉल का बड़ा बाजार बनेगा और फॉसिल फ्यूल पर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम। यानी E20 सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं है, यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। पुरानी गाड़ियों के मालिक माइलेज कम होने की शिकायत करते हैं। और ये मैं खुद अपनी बात भी आपसे शेयर करता चलूं लगे हाथ। वो ये कि पुरानी गाड़ी के मालिक नहीं, 1 जनवरी इसी साल मैंने भी एक नई गाड़ी खरीदी, टोयोटा की हाई राइडर, जो कि वो हाइब्रिड है, पेट्रोल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो करीब 25 के आसपास का एवरेज चल रहा था मेरा। लेकिन मई के महीने से देख रहा हूं कि अब 20-21 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। सरकार ने भी माना कि कुछ पुराने वाहनों में E20 से माइलेज में लगभग 3 से 5% तक कमी हो सकती है। लेकिन जब मैंने आपको अपनी बात बताई, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल, तो यहां तो मेरी बिल्कुल नई गाड़ी थी। लेकिन अब इसी बात को लेकर मामला पेच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 से व्यापक इंजन डैमेज का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो फिर असली सवाल क्या है? एक ही फ्यूल क्यों? यही वह वजह है जहां चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कही है, जो सुझाव दिया है, वो बात अब महत्वपूर्ण लगने लगी है। और इसीलिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बात किस तरीके से है, वो ये कि उनका सुझाव है कि नए E20 कंपैटिबल वाहनों के लिए E20 चलता रहे, लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए E10 का विकल्प भी रखा जाए। और जब E20 का विकल्प रखा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि E20 बंद करने की बात कह रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वो ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर को चॉइस मिले, विकल्प हो कि वो E20 ले या E10 ले। सरकार के सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। कहने को तो ये बात कह दी गई, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर E10 और E20 दोनों उपलब्ध कराने हो तो फिर जो चुनौतियां होंगी वो ये है कि
अलग अलग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की जरूरत होगी। यानी सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, पूरी फ्यूल सप्लाई चेन का भी है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा सवाल है, फूड या फ्यूल? इथेनॉल कहां से आता है भाई? गन्ना से, मक्का से या दूसरे एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक से। इसलिए इथेनॉल इकोनॉमी का सीधा संबंध किसानों और कृषि बाजार से है। लेकिन अगर इथेनॉल की मांग लगातार बढ़ती है तो सवाल उठता है, हमारी फसलें फ्यूल टैंक के लिए जाएंगी या फूड बास्केट के लिए? यहां पर फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब की बात, हमें उनका जिक्र करना पड़ेगा कि आखिर जो ये हायर ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी हायर ब्लेंडिंग को आगे बढ़ाने से पहले फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ का पूरा क्रॉस बेनिफिट असेसमेंट करने की जरूरत बताई है। और यही इस कहानी का हिडन एंगल भी है, यानी छुपा हुआ पहलू भी है। क्योंकि E20 सिर्फ कार बनाम पेट्रोल की कहानी नहीं है, यह है किसान, कंज्यूमर, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इन सब के बीच के संतुलन की कहानी। भारत ने E20 का लक्ष्य तेजी से हासिल किया, यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सवाल, क्या स्पीड के बाद फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं हो सकती है? मान लीजिए किसी के पास 10-15 साल पुरानी बाइक है, या कोई मिडिल क्लास परिवार अपनी पुरानी कार चला रहा है, तो क्या उसे अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E10 वापस आएगा? फिलहाल जवाब है कि सरकार ने E10 वापस लाने की कोई योजना अभी तक फिलहाल घोषित नहीं की है। और इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की राय को अभी सरकारी पॉलिसी चेंज समझना जल्दीबाजी होगी। हालांकि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने टिप्पणी की है, उससे एक बहस जरूर खुल गई है। क्या E20 भारत के लिए सही दिशा है? शायद हां, लेकिन E20 ही हर भारतीय व्हीकल और हर कंज्यूमर के लिए एकमात्र रास्ता होना चाहिए। यही सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पॉलिसी सिर्फ देश का फायदा नहीं देखती, वह देश के नागरिकों का भी हित अपने ध्यान में रखती है, दोनों के बीच संतुलन बनाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? E20 जारी रहे या E10 का भी विकल्प वापस हो? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिए। इसी प्रकार बस सच ने अपना वादा निभाया, खबर के पीछे की खबर भी आपके सामने रखी, और इसी अच्छे विश्वास के साथ कि अगर ऐसी खबरों में आपकी रुचि है तो कृपया बस सच को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.